हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि सेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं और एलिमेंट बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है। आज हम उसी सीरीज में आगे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं और उनके एक एक एग्जांपल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है, नल सेट या रिक्त समुच्चय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिक्त, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव प्रेजेंट ना हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव प्रेजेंट ना हो, हमारा कौन सा समुच्चय हो जाएगा, नल सेट या रिक्त समुच्चय हो जाएगा। A set which have no any element is called null set. For example, जैसे हमसे कहा जाए कि ए से पहले आने वाले इंग्लिश अल्फाबेट का समुच्चय, ए कैपिटल लेटर में ए जो होता है, या हम स्मॉल लेटर्स में ए की बात कर ले तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में ए के पहले कुछ नहीं आता क्योंकि ए से ही स्टार्टिंग होती है। तो हम कह सकते हैं ए से पहले आने वाले अल्फाबेट्स का समुच्चय हमारा क्या है, नल सेट। फॉर एग्जाम्पल, और बेहतरीन एग्जाम्पल लें तो हमसे बोला जाए एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमारा रिक्त समुच्चय है। क्यों? क्योंकि जो एक से छोटी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेंगी। रीजन क्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से ही स्टार्ट होती हैं। तो अगर 1 से ही स्टार्ट होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्त समुच्चय। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे बोला जाए 5 पैर वाले घोड़ों का समुच्चय, द सेट ऑफ हॉर्सेस विच हैव 5 लेग्स। तो 5 लेग्स कोई नहीं रखता है, किसी भी घोड़े के 5 लेग नहीं होते हैं, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट। तो देखिए नल सेट के और भी नाम होते हैं, ब्लैंक सेट, वॉइड सेट, हम एम्प्टी सेट। तो ये सारे नाम हमारे किसके हैं, नल सेट के हैं। खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, ब्लैंक सेट भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रिक्त समुच्चय। अब बाकी आगे हम बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या हो रहा है, सिंगलटन मतलब एकल, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको, एकल मतलब एक अवयव। तो ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव उपस्थित हो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। A set which have only one element is called singleton set. A set which have only one element is called singleton set. हमारा एकल समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो ये जो ए हमारा है 2, तो यहाँ पे केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये हम कह सकते हैं क्या है, सिंगलटन सेट है। या फिर हमसे बोला जाए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो केवल 2 ही एक ऐसा है संख्या जो सम भी है अभाज्य भी है, तो इवन प्राइम नंबर्स का जो सेट होगा वो हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाता है। तो हमारा क्लियर हो गया एकल समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। तो नाम से ही स्पष्ट है, परिमित। परिमित मतलब क्या होता है, काउंटेबल। काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसकी संख्या निश्चित हो। तो ए सेट इन विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। या फिर ए सेट इन विच लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल अवयवों को एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना जा सके, जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। क्या होता है, फाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, 50 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्ड में जितने लेटर्स आ रहे हैं उनका समुच्चय हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हुआ, परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। तो इनफाइनाइट सेट से स्पष्ट है क्या, कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना ना जा सके, वो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट समुच्चय होता है। इनफाइनाइट समुच्चय का मतलब क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को गिना ना जा सके अपरिमित समुच्चय कहलाता है।
सिंपल से वर्ड्स में डेफिनेशन कहें, द सेट इन विच एलिमेंट्स आर काउंटेबल is called finite set and in which the elements are not countable is called infinite set. तो infinite set का एग्जांपल कहते हैं the stars, the set of stars present in the sky, आकाश में उपस्थित सभी तारों का समुच्चय हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है क्योंकि काउंटेबल नहीं है. द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स हमारा इनफाइनाइट सेट है क्योंकि नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10,000, लेस देन 1 लाख, लेस देन 10 लाख, लेस देन 50,000, मतलब किसी न किसी चीज से लेस देन बताया जाए, लेस देन का मतलब है कि कोई एक लिमिट दी जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट. तो आई होप फाइनाइट और इनफाइनाइट भी समझ में आ गया होगा. अब हम बात कर लेते हैं इक्वल सेट या समान समुच्चय की. तो देखिए इक्वल सेट क्या होते हैं. अब जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, जब इक्वल की बात कर रहे हैं, दो सेट की कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, कम से कम दो सेट होने चाहिए. इक्वलिटी देखना मतलब कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग करने का मतलब क्या हो गया, कम से कम दो सेट जरूर होंगे. तो 2 और मोर देन 2 सेट्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 और मोर देन 2 सेट्स विच हैव सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड इक्वल सेट. दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जो एक ही अवयव को रखें, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल सेट या समान समुच्चय होते हैं. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे सेट ए लिखा हुआ है हमारा 2,3, सेट ए लिखा है 2,3 और बी लिखा हुआ हो x such that x square equal to x square minus 5x plus 6 equal to 0. तो अगर ये दोनों सेट की बात कर दें तो ये दोनों सेट हमारे इक्वल सेट हैं. कैसे हैं इक्वल, देखिए सेट ए में 2 और 3 आया है, ये हमारा टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है. किस फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में. और हमारा सेट बी की बात करें तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है. क्या लिखा है, x that x equal to x square minus 5x plus 6 equal to 0. मतलब कि सेट बी में इस सेट के जो ये जो इक्वेशन है, इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एलिमेंट यहाँ पर पुट करेंगे. तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर 0 के इक्वल करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो हमारा यही आंसर मिल के आएगा. सेट बी में क्या आ जाएगा, 2 और 3. तो ये हमारे कैसे सेट हो गए, इक्वल सेट. इक्वल सेट का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए. सेम एलिमेंट्स का मतलब अगर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ होना चाहिए, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी होना चाहिए, 5 यहाँ है तो 5 भी यहाँ होना चाहिए, 10 है तो 10 भी होना चाहिए. अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है तो वो एलिमेंट इक्वल सेट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर ए हमारे पास लिखा है 2, 3, 4, 5, 6 और बी लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7. सपोज ये लिखा हुआ है, ए लिखा है 2, 3, 4, 5, 6, बी लिखा है 2, 3, 4, 5, 6 और 7. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं है. या फिर हम बात कर लें, यहाँ 8 लिख दें, ए में हमने क्या लिख दिया, 8. तो अब इस केस में हम देखेंगे कि सेट ए और बी में अवयवों की संख्या बराबर है लेकिन अवयव इक्वल नहीं है, तो ये सेट हमारे इक्वल सेट नहीं होंगे. ये बात हमें बिल्कुल याद रखनी है. तो ये हमारे इक्वल सेट हो गए, समान समुच्चय हो गए. इसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, अवयवों की संख्या. तो ये मैंने पिछले पोर्शन में भी बताया था, जब मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था उसमें भी ये बताया है. तो इसको कैसे करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का मतलब हो गया कि समुच्चयों की अवयवों की संख्या, किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या. जैसे ये हमारे पास सेट ए लिखा है 2,3, तो बोलो जाए इसका कार्डिनल नंबर क्या है, तो हम बताएंगे 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं. ये सेट बी लिखा है 2,3, तो इसका भी कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 2. ये सेट ए लिखा है, इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 7, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 7. मतलब उस सेट में जितने भी अवयव प्रेजेंट हैं उसको उस समुच्चय के अवयवों की संख्या या कार्डिनल नंबर कहते हैं. तो हम बात कर लें इसकी सेट बी की, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 2 ही होगा. और कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
जैसे सेट बी का कार्डिनल नंबर लिखना है तो हम लिखेंगे एन बी इज इक्वल टू 2। जैसे इस सेट ए का कार्डिनल नंबर लिखना है तो लिखेंगे एन ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 3 2 5 एंड 6। तो एन ए इक्वल टू कितना हो गया 6। तो ये हमारा क्या है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हो गया अवयवों की संख्या। तो किसी भी अवयव में जो किसी भी समुच्चय में जितने अवयव प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं, उस सेट के अवयवों की संख्या कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, अवयवों की संख्या समान हो तथा वे अवयव मैच करें या ना करें इस बात से फर्क ना पड़े, अवयवों की संख्या सिर्फ समान होनी चाहिए तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। 2 or more than 2 elements which have same number of elements is called equivalent set। देखिए इक्वल सेट में मैंने क्या बताया था 2 or more than 2 sets which have same elements, मतलब जो अवयव पहले सेट में हो वही अवयव दूसरे सेट में हो तो वो हमारे इक्वल सेट होते थे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है 2 or more than 2 sets which have same number of elements, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो वो हमारे इक्विवेलेंट सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात की थी ए और बी की, तो ए और बी इक्वल सेट थे, लेकिन ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की हमने ये बात करी कैपिटल ए और कैपिटल बी की। तो इस कैपिटल ए में 2 3 4 5 6 और 8 था, इसमें 2 3 4 5 6 और 7 था। तो हमने देखा कि इसमें सारे एलिमेंट्स बराबर नहीं थे, तो सारे एलिमेंट्स बराबर नहीं थे तो ये इक्वल सेट नहीं हुए थे। लेकिन अब आप देखो इस सेट में भी कितने एलिमेंट हैं 6, इस सेट में भी कितने एलिमेंट हैं 6। तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं लेकिन उनकी संख्या इक्वल है, तो ये दोनों ए और बी सेट हमारे क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। जैसे हम सेट पी लिखें ए ई आई ओ यू और सेट हम क्यू लिख दें एम एन ओ पी क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू आएगा, स्मॉल पी भी है। और सेट हम अगर आर लिख दें 1 2 3 4 5, देखिए ये तीनों ही सेट अलग अलग एलिमेंट्स रखे हैं लेकिन इनकी कार्डिनलिटी एन पी इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, एन क्यू इक्वल टू कितना है एन क्यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, एन आर इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी क्यू और में अवयवों की संख्या बराबर है, तो ये हमारे क्या हो गए इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो यहाँ तक हमारे सेट्स हो गए। अब आगे चलते हैं, और भी प्रकार टाइप्स ऑफ सेट हैं, तो ये हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ सेट हो गए। अब आगे तो हम देखते हैं आगे बचे हुए सेट्स। तो क्या है सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स मतलब क्या हुआ समुच्चयों का समुच्चय। तो समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसके सभी अवयव खुद भी एक समुच्चय को प्रदर्शित करें, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। एक ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं में एक समुच्चय हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख दें सेट ए इज इक्वल टू, सेट के अंदर लिखा हो 1 और सेट के अंदर लिखा हो 1 2 और फिर लिखा हो ए बी और फिर लिखा हो पी क्यू आर। तो देखिए ये जो सेट ए है इसमें अगर पूछा जाए आपसे कितने अवयव हैं तो आप 1 2 3 4 4 अवयव बताओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव नहीं बताओगे। कितने अवयव बताओगे आप 4 अवयव बताओगे। और एक चीज और भी देख रहे हैं कि ये जो सेट ए है इसका प्रत्येक अवयव खुद में भी एक समुच्चय है, तो इस सेट ए को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं समुच्चयों को समुच्चय। ए सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर आल्सो ए सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स। एक ऐसा समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का भी समुच्चय हो, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए इसमें कितने अवयव हैं तो आप बताएंगे इसमें कितने अवयव हैं 4। आप ना कि इन सबको काउंट करके नहीं बताएंगे, सिर्फ 4 अवयव बताएंगे 1 2 3 एंड 4। अगर किसी समुच्चय के अंदर कोई सेट प्रेजेंट है तो उसको उस समुच्चय के लिए एक एलिमेंट काउंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया
समुच्चयों का समुच्चय। तो हम बात कर लेते हैं सबसेट उप समुच्चय। तो देखिए सबसेट क्या होता है, किसी भी समुच्चय के अवयवों से बना समुच्चय, किसी भी समुच्चय के अवयवों से बना समुच्चय। जैसे हमसे बोल दिया गया कि सेट ए है, सेट ए लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके अवयवों से एक समुच्चय बी बना ले, तो इसके अवयवों से बना समुच्चय हमने 1 2 3 बना लिया, मान लिया, तो हम कह सकते हैं जो समुच्चय बी है वो ए का क्या है, उप समुच्चय है। मतलब यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हों, तब यदि बी के प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हों तो बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं। तो सबसेट का मतलब समझ में आ गया कि, या फिर हम सिंपल दूसरे वर्ड्स में डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी दिए गए समुच्चय के अवयवों से बने समुच्चयों को उस समुच्चय का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 है, इससे एक सेट ये बना दिया 1 2 3, और सेट ये बी बना, सॉरी सेट ये सी बना दे 4 5 6, सेट ये और भी हम सॉरी 6 नहीं लेंगे, अगर हमने बना दिया 4 और 5, तो हम कह सकते हैं बी और सी दोनों सेट ए के उप समुच्चय हैं। क्या हैं, उप समुच्चय हैं। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि बी के सारे अवयव ए में उपस्थित हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। ध्यान रहे यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव ऐसा है जो ए में प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम उप समुच्चय नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर ले, हमारे पास सेट ए लिखा हुआ है और कोई एक सेट पी हम बना लें 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे देखिए P के 3 4 और 5 तो A में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये 6 A में प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि समुच्चय P A का उपसमुच्चय है। तो इस केस में हम लिखेंगे P इज नॉट सबसेट ऑफ A, P A का उपसमुच्चय नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय। देखिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है। उचित उपसमुच्चय का मतलब ये हुआ कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तब बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, परंतु समुच्चय ए में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो बी में ना हो, तो उस स्थिति में समुच्चय ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसको एक बार मैं और बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो बी को ए का उपसमुच्चय कहेंगे। लेकिन यदि समुच्चय ए में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो बी में ना हो, तो उस स्थिति में बी को ए का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लिया सेट ए लिखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, और समुच्चय बी लिखा है, क्या लिखा है, बी सी डी। तो देखिए समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव ए में है, लेकिन समुच्चय ए में ए और ई ऐसे हैं जो बी में उपस्थित नहीं है, तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में बी ए का उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट है। इस केस में उचित उपसमुच्चय को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का उचित उपसमुच्चय है, ये साइन रहेगा बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जैसे मान लेते हैं कोई सेट पी लिखा है ए 3 4 5 6, और यहाँ पे और एलिमेंट जोड़ देते हैं 7 8, और सेट क्यू लिखा हुआ है 1 5 6 7। तो
हम इस केस में कहेंगे क्यू पी का उचित उपसमुच्चय है। क्या है? क्यू पी का उचित उपसमुच्चय है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्यू इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पी। क्यू पी का उचित उपसमुच्चय है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। तो इम्प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? जैसे सेट ए लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6 और सेट बी में लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6। तो मतलब क्या हुआ कि सेट बी के सारे अवयव सेट ए में हैं और सेट ए में कोई भी अवयव खाली नहीं है। सेट बी के सारे अवयव ए में है और सेट ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं। ए के सारे अवयव बी में हों और बी के सारे अवयव ए में हो जाएं तो उस सेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। तो इस केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। ओवरऑल वर्ड्स में देखा जाए तो हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स में ए और बी के एलिमेंट्स बराबर होते हैं। अब देखो, अगर बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट हो और ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो तो हम कह सकते हैं ए और बी आपस में इक्वल होंगे। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि बी के सारे अवयव ए में होने चाहिए, लेकिन सेट ए में कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होना चाहिए जो बी में उपस्थित ना हो। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट की बात करें तो सेट बी के सारे अवयव ए में हो और ए के सारे अवयव बी में हो। तो इस केस में हम सेट्स को इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। ध्यान रहे क्या कि किसी भी समुच्चय के लिए फाई इम्प्रॉपर या प्रॉपर दोनों सबसेट होता है। मतलब इम्प्रॉपर और प्रॉपर को ना भी बोले तो हम डायरेक्ट बोले फाई ब्लैंक सेट। मैंने बताया फाई और ब्लैंक सेट दोनों ही किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। जैसे कि फाई क्या होता है? ब्लैंक सेट होता है। मैंने सबसे पहले बताया था नल सेट, ब्लैंक सेट। तो नल सेट या ब्लैंक सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। इस तरीके से ये हमारा नल सेट है, या फिर हम करली ब्रैकेट बना के छोड़ दें तो ये दोनों ही हमारे ब्लैंक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान रखना। और एक चीज और मैं यहीं पर बता देता हूँ कि ये हमारा ब्लैंक सेट है, ये भी हमारा ब्लैंक सेट है, लेकिन ये हमारा सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट में फाई एज ए एलिमेंट काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों सेट्स ब्लैंक सेट हैं। तो बात क्लियर हो गई कि जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर सेट घात समुच्चय। तो देखिए पावर सेट क्या होता है? किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को पावर सेट या घात समुच्चय कहते हैं। किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को उस समुच्चय का घात समुच्चय पावर सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो आपको ये बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारा सेट ए लिखा है 1, 2, 3। तो देखिए इसके उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं। मैंने बताया फाई तो सभी का उपसमुच्चय होता है। एक तो फाई हो सकता है, सेट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 3 और 1, फिर 1, 2 और 3। तो ये जितने भी समुच्चय बने हैं ये सब समुच्चय एक के उपसमुच्चय हैं। आप देख सकते हो फाई उपसमुच्चय है, 1 उपसमुच्चय है। और एक ही चीज और है, जितने भी ये समुच्चय हैं यहाँ तक ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं, ए के उचित उपसमुच्चय है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है 1, 2, 3 ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है।
तो ये हमारे क्या हैं, सारे के सारे उप समुच्चय हैं। और घात समुच्चय का मतलब यही हो गया कि किसी भी समुच्चय के, अगर ये समुच्चय ए मान ले, तो किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय या पावर सेट कहते हैं। तो जैसे ए का घात समुच्चय हो जाएगा पी ए, घात समुच्चय को पी ए से डिनोट करते हैं, मतलब पहले लिखते हैं P और ब्रैकेट में जिस सेट के घात समुच्चय लिख रहे हैं वो लिख देते हैं पावर सेट ऑफ A। तो क्या हो जाएगा, इस A के जितने भी उप समुच्चय हैं उनको समुच्चय में लिख दो। तो 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3 और इसका हमने सेट बना दिया। तो जो पावर सेट है ए के घात समुच्चय है, ये इन सभी समुच्चयों का समुच्चय है, इनके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। तो ये हमारा हो गया घात समुच्चय। अब एक चीज और देखते हैं कि किसी भी समुच्चय के अवयवों की संख्या कैसे पता कर सकते हैं कि उस समुच्चय में कितने उप समुच्चय हैं। जैसे हमसे बात करें ए में 2 एलिमेंट हैं, तो इससे पूछा जाए इसके कितने उप समुच्चय होंगे या इसमें पावर सेट में कितने अवयव होंगे। पूछा जाए समुच्चय ए ये है, इसके कितने उप समुच्चय होंगे या इसके पावर सेट में कितने अवयव होंगे, तो आप डिनोट करोगे 2 की पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n मीन्स 2 और n क्या है, हमारा आंसर आता है 2 की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन सेट। जो भी सेट है, जिस सेट के भी उप समुच्चयों की संख्या पता कर रहे हैं उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर होता है n। जैसे हम बात करें ये समुच्चय A है, इसमें 2 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 होगी। जैसे कैसे 4 होगी हम बताते हैं। A इज इक्वल टू, पहला तो 5 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा। तो इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय आ गए, 1 2 3 और 4। तो हम इसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n से प्राप्त की जा सकती है, या फिर किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या को 2 की पावर n से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, कोई सेट P लिखा हुआ है, इसमें लिखा है P Q R S, बोला जाए इसके कितने उप समुच्चय होंगे, तो 2 की पावर 4 बराबर 16। क्यों, क्योंकि इसमें 4 अवयव प्रेजेंट हैं, हमने 2 की पावर 4 किया है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर सेट और पावर सेट, इम्प्रॉपर सेट ये हो गए। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी दी गई कंडीशन के लिए उपस्थित सभी समुच्चयों के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। या फिर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे हमने मान लिया किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉब्लम में हमारे पास सेट ए ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास सेट बी ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, सेट सी लिखा है 6 7 8 9 10 11, ये हमारा ABC लिखा है। तो एक ऐसा समुच्चय बना दें जिसमें इस ABC या और जितने भी समुच्चय प्रेजेंट हों उनके सभी समुच्चय के अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हो जाएं। जैसे एक हम समुच्चय U बना दें, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 या और। तो ये जो हमारा U है ये इन सभी समुच्चयों का यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय होगा। आप देखिए अगर कोई क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट U दिया गया है, तो फिर उसके बाद जितने भी समुच्चय बनाए जाएंगे उन सब के अवयव U में अवश्य होंगे।
यू में अवश्य होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे आप लोग अब सोच रहे होंगे कि उचित उपसमुच्चय और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंट क्या है, कि उपसमुच्चय में भी सारे अवयव लेते थे, यूनिवर्सल सेट में भी सारे अवयव ले रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि जो उपसमुच्चय था उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं ले सकते थे, लेकिन यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ए से लेकर सी तक में 11 तक के अवयव प्रेजेंट हैं, लेकिन हमने 12, 13, 14 भी ले लिया, 15 भी ले लिया, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने भी एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, किसी भी दिए क्वेश्चन के लिए जितने भी समुच्चय प्रेजेंट होंगे उन सभी समुच्चयों के अवयवों को कंटेन करने वाला एक नया सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। और यूनिवर्सल सेट की एक खासियत ये है, यूनिवर्सल सेट में चाहे जितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं या एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम बात करते हैं पूरक समुच्चय की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इसको मैं आगे भी डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ। तो जैसे हमने मान लिया कोई एक यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है, सपोज हमने मान लिया कोई सेट ए लिखा है, ए बी सी डी, कोई सेट बी लिखा है, पी क्यू आर एस, और इन दोनों का एक सेट सी लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, और इन तीनों का एक यूनिवर्सल सेट यू दिया गया है, ए बी सी डी बी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, या फिर हम मान लें एम एन और भी जोड़ सकते हैं। ये इन सबका यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपसे पूछा जाए ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, समुच्चय ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो समुच्चय ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यू के वे अवयव लिखेंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं हैं, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। इसे उस सेट के पर डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ए डैश लिख दें तो ए डैश का मतलब हुआ कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक समुच्चय। और इसका आंसर क्या होगा, तो हमने बताया कि किसी भी सेट के उन अवयवों को छोड़ दो जो उसमें प्रेजेंट हैं, बाकी सभी अवयव उसके यूनिवर्सल सेट से निकाल के लिखे जाएं तो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होंगे। जैसे यू लिखा है, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो ए बी सी डी ये 4 नहीं लेंगे, बाकी सारे ले लें, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड एम एन, ये हमारा क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जैसे हमसे बोला जाए सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो सी का कॉम्प्लीमेंट को सी डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि सी के अवयवों को छोड़ करके बाकी सारे अवयव यू के लिख दो। तो देखिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस, एक्स वाई जेड सी में है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, एम और एन लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक समुच्चय। तो ये सारे समुच्चय कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं आगे, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट क्या है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इन जितने भी समुच्चय हमने पढ़े हैं इनसे